हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मुमकिन है नशे से मुक्ति में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस प्रोग्राम का हमारा मकसद यही है कि युवा पीढ़ी जो धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में जा रही है, उन्हें वहां से बाहर निकालना, उन्हें जीने की सही राह दिखाना। हमारे देश में नशे की लत धीरे धीरे बढ़ रही है और नशे की वजह से कई गंभीर बीमारी भी हो रही है। उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन देखा जा रहा है, जो कि खतरनाक है, वो है कैंसर। कैंसर जैसी बीमारी का मुख्य कारण नशे को माना जा रहा है और आज हम अपने प्रोग्राम में नशे से होने वाले कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नशा छोड़कर इस भयंकर बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। अधिकतर युवा शौक के तौर पर नशा करना शुरू कर देते हैं। जब तक उन्हें नशे का असर दिखाई देने लगता है, तब तक नशीले पदार्थ उन्हें गिरफ्त में ले चुके होते हैं। हालात ये हो जाती है कि नशे के बिना इनका जीना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे नशे की लत व्यक्ति को गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर काल का ग्रास बना देती है। नशीले पदार्थों के सेवन से कैंसर हो सकता है। अधिकतर युवा बीड़ी, सिगरेट और शराब के साथ दवा या भांग का नशा भी करते हैं। आज नशा करना या किसी नशे की तलब में होना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग खैनी, गुटखे और शराब से लेकर गांजा और न जाने किन किन चीजों का नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नशा करना अब कोई आदत नहीं रह गई, बल्कि एक ट्रेंड सा बन गया है। नशा एक फैशन है। जो इस फैशन में शामिल नहीं है, वो अपनी अलग जगह ढूंढ लेता है। परंतु ये भी एक सत्य है कि नशा आखिर नशा ही है, जो हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। नशे का आदी व्यक्ति वास्तव में अपने शरीर और स्वास्थ्य के साथ खेल रहा है और भविष्य में उसे इसके दुष्परिणाम भी झेलने होंगे। कैंसर एक ऐसा रोग है जो किसी को बिना नशा किए हो जाता है, लेकिन कोई जानबूझकर कैंसर जैसा रोग अपने शरीर में पालता है तो फिर वो अपनी खैर करे। इसीलिए नशे से रहें दूर, खुद भी सुखी रहें और अपने परिवार को भी सुखी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कितने ही तरीके के नशा समाज में प्रचलित है और इसकी लत में युवा सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। ये थोड़े पल का सुकून देने वाला नशा एक लंबी बीमारी भी दे सकता है। इस बात को ध्यान में अगर रखा जाए तो हमें लगता है कि मुमकिन है नशे से मुक्ति। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर सर्जन डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर अर्पण, हमारी ये जो मुहिम है, खासतौर पर नशे से युवाओं को मुक्त कराने की हमने ये मुहिम उठाई है और इसमें हम हर एंगल पर चर्चा करते हैं जिससे लोगों को ये जानकारी मिल सके, जागरूक हो सकें और वो इस लत से बाहर आ सकें। कितना खतरनाक होता है किसी भी तरीके का नशा एक व्यक्ति की सेहत के लिए और गंभीर बीमारी को निमंत्रण देने के लिहाज से। नशे के पहले हम टाइप समझें। अलग अलग नशे से अलग अलग बीमारियां होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें उनको छोड़ने से कितने फ़ायदे हो सकते हैं। नशा यानी कोई भी चीज़ का अति करना या उसका एडिक्शन आ जाना, मतलब हम उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, उसे हम नशा कहते हैं। नशा मुख्यतः कुछ 4-5 कारण से होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है तो वो कई बार इनका सहारा लेता है। कई बार पीयर्स प्रेशर, यानी हमारे दोस्तों, हमारी संगति में अगर वही लोग वो चीज़ कर रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ को अपनाना शुरू कर देते हैं। तीसरा, कहीं ना कहीं बोला जाता है कि अकेलापन के साथ में बेरोजगारी भी कभी कभी नशे को बढ़ाती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों से थोड़ा बचें और उसके साइड इफ़ेक्ट, जो उसके परिणाम है नशे के, वो समझे तो हम इससे दूर भग सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो शौक शुरू होता है, चाहे जिज्ञासा के लिए हो, चाहे दोस्तों के दबाव की वजह से हो, चाहे डिप्रेशन से बचने के लिए हो, ये थोड़ी देर के लिए राहत तो देता है, लेकिन एक लंबे समय तक आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारी भी देता है। और शुरू में किसी को ये नहीं लगता कि मैं अगर ये सब कर रहा हूं तो मुझे भी ये बीमारी होगी। क्या यही आदत आपको गंभीर बीमारी की तरफ ले जाती है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये आदत हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियों की तरफ ले जाती है। उनमें से एक है कैंसर, कर्क रोग,
और बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, इनसे फेफड़ों का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। तंबाकू खाना, खैनी खाना, नस चकनी और भी प्रकार के जैसे नस करना, कई बार हमने देखा है गाँवों में स्त्री लोग भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करती है। इनसे मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, नेजोफेरिंक्स का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, आहार नली, ऊपर की जो आहार नली जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, उनके कैंसर होते हैं। कैंसर के अलावा भी हमें कई बार हार्ट की प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट अटैक आना, ब्रेन में स्ट्रोक होना, बर्जर डिजीज होना यानी पैरों में ब्लड कम जाना और पैरों का सड़ना, गैंग्रीन होना, ये सब नशे से ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, सवाल यही उठता है कि नशे की ये जो लत बन गई है, आखिर ऐसा नशे में क्या मिल जाता है लोगों को जो वो इतनी बड़ी बीमारी और इतनी बड़ी गाइडलाइन को दरकिनार कर देते हैं और इसकी तरफ चले जाते हैं? कौन सा ऐसा सेटिस्फेक्शन होता है जो इनको धीरे धीरे लाचार कर देता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब हमें दो भाग में विभाजित करना चाहिए कि नशे में एक चीज़ है जो हमें नशा पालने में मजबूर करती है और एक चीज़ वो है जो हमें सब बीमारियां देती हैं। जैसे आप देखेंगे टोबैको में निकोटीन या निकोटीन नाम का एक अल्कलॉइड होता है जिससे हमें हमारे ब्रेन में एक ऐसा स्टिमुलस मिलता है जिससे आदमी को डिप्रेशन ख़त्म होता है, जिससे उसका आदमी को एडिक्शन हो जाता है, जिससे उसे एक हायर लेवल का फीलिंग आता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये सब फीलिंग जब उसकी और उसको लगता है उसमें बहुत एनर्जी आ गई है, ये सब चीज़ें हमें निकोटीन नाम का जो अल्कलॉइड है वो देता है। पर ये बहुत सूडो ऑर्डर रहता है, ये थोड़ी देर के लिए देता है। जैसे मान लीजिए आपने तंबाकू अभी खाया तो 2-4 घंटे तक के इसका असर रहेगा और फिर इसके बाद वो पूरे हार्मोन को जब सिक्रीट कर चुका रहता है तो हमें एक डिप्रेशन आता है और फिर उस डिप्रेशन को हम फिर से अप करने के लिए फिर से ही नशा लेते हैं। अब ये जो निकोटीन के चक्कर में हम जो ये सब प्रोडक्ट लेते हैं, जो तंबाकू लेते हैं, इनमें कई सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर्स के कई और भी अलग अलग कंपाउंड जिनसे कैंसर होता है, स्ट्रोक होता है। तो वो वाला जो कंपाउंड है वो हमें इन सब परेशानियों में डाल देता है। जी। डॉक्टर साहब, लोगों से जब आप कहिए कि किसी से आप कहिए कि भाई नशा मत करिए, यह आपको बीमारी दे सकता है, तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि जो लोग नशा नहीं करते उनको भी तो ये गंभीर बीमारियां होती हैं, और जो लोग जीवन भर नशा करते हैं, कई बार तम्बाकू खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, लेकिन वो भी स्वस्थ है, उनको बीमारी नहीं हुई। तो इस लॉजिक का हम क्या तर्क दें ताकि ये लोग जागरूक हो सकें? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हम लोग रोज ही कई बार फेस भी करते हैं, कई बार हमें मरीज ऐसा भी बोलते हैं। देखिए, एक चीज़ है कि मैं आपको एक साधारण एग्जांपल देता हूँ। जो भी व्यक्ति नशा कर रहा है, कोई मान लीजिए तंबाकू का, स्पेशली ओरल कैंसर हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है और वो मुख्यतः तंबाकू के कारण ही होता है। तो जो व्यक्ति नशा कर रहा है इस प्रकार का तंबाकू का, उन 6 में से 1 को कैंसर होगा। ये डेटा कहता है कि हर 6 में से 1 व्यक्ति जो तंबाकू खा रहा है उसको मुंह का कैंसर होगा। अब उसके अलावा भी हमें मुंह के कैंसर देखने को मिलते हैं जिसका मुख्यतः कारण होता है दांतों का पैनापन, दांत जो सब शार्प रहते हैं और वो इरेगुलरली वहाँ पे घाव करते रहते हैं। तो क्रोनिक इरिटेशन के कारण, बार बार वहाँ टकराव के कारण उस जगह पे कैंसर बन जाता है। दूसरा कारण होता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो रहता है वो हमारे ओरोफेरिंक्स में रहता है, गर्भाशय के मुंह में रहता है, कई बार गुदा द्वार में रहता है। ये वायरस जो रहता है ये बिना नशे के भी हमें कई बार कैंसर करा सकता है। इस कैंसर से हम लोग वैक्सीन से बच सकते हैं। अगर हम वैक्सीन लेते हैं जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की आती है, उससे हम इन वाले कारणों से कैंसर से बच सकते हैं। तीसरा है कि स्प्रिट मीन्स अल्कोहल लेना। अल्कोहल से भी कभी कभी ये होता है, और कई लोग स्पाइसी बहुत लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिर्ची और बहुत ज़्यादा तीखा लेना भी कभी कभी हमारे को मुंह में कैंसर करने का कारण हो सकता है। और एक और चीज़ है कि कई बार हमारा एसिड ऊपर आता है, कई बार रिफ्लक्स होता है। यहाँ पे हमारे आहार नली में दरवाजा होता है, अगर वो किसी का दरवाजा लेक्स रहे या कोई बहुत मोटा रहे और मोटा होने के कारण उनका एसिड जो दरवाजे से रुकना चाहिए वो नहीं रुकता है और वो बार बार ऊपर आता है, तो उनसे भी हमें आहार नली और मुंह के गले का कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने बताया डॉक्टर साहब कि 6 में से 1 को कैंसर होगा अगर वो इस तरीके के तंबाकू या टोबैको का इस्तेमाल करता है। अब लोगों को यही सोचना चाहिए कि उन 6 में
क्या वो भी एक हो सकते हैं कि उन्हें ये हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यंग एज से शुरू करके डॉक्टर साहब अब हो सकता है कि जागरूकता के लिहाज से वो छोड़ना चाहता है, तो इन बीमारियों से खतरे को कितना हद तक कम कर सकता है वो? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। और कई बार हमारे पास ऐसा भी होता है कि कई लोगों ने 3 साल पहले 2 साल पहले नशा छोड़ा और उनको अब कैंसर हुआ। तो तंबाकू या कोई भी नशा छोड़ने के बाद कम से कम 10 से 15 साल लगता है हम एक नॉर्मल रिस्क फैक्टर में आते हैं कि जिनने नशा नहीं किया और आप नशा कर रहे थे, तो 15 साल का जब गैप बनेगा तब आप उनके रिस्क फैक्टर में आते हैं। तो आप सोचिए कितना खतरनाक है, इसको पाना ही ज़्यादा गलत है, इसको हम पहले ही रोक दे तो ज़्यादा बेहतर है। पर हाँ, छोड़ने से बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको करेंगे, जितना ज़्यादा तंबाकू खाएंगे, इवन कई बार मैंने देखा है कई लोग तंबाकू खाने के बाद में उसको मुंह में दबाए दबाए सो जाते हैं। जो लोग दबा के सो जाते हैं या उसको बहुत देर तक मुंह में रहने देते हैं, उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जो लोग खाते हैं और उसको तुरंत ही मुंह में कुल्ला करके उसको थूक दें या फेंक दें। आप समझ रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं हम जितना इससे दूर जाएंगे उतनी ही रिस्क कम होगी। पर हाँ, रिस्क पूरी जीरो होने में हमें कम से कम 15 साल का समय लगता है। इन 15 साल में हो सकता है उसको कभी भी कैंसर आ सकता है। बिल्कुल, कितनी गंभीरता है, और ये गंभीरता बताने के पीछे हमारा मकसद यही है कि अगर आप नशा कर रहे हैं किसी भी तरीके का, तो बिना किसी एक्सक्यूज के उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल जिंदगी के लिए फिर आपके पास 15 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं, ये तो लीवर की बात हुई, किडनी की बात हुई या हार्ट डिजीज की बात होती है, ब्रेन से इसका किस तरीके का कनेक्शन है? क्योंकि देखिए सेटिस्फेक्शन जो है जनरेट वो ब्रेन कर रहा है। जी। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो भी आपको एक खुशी का एहसास आपको ब्रेन से ही मिल रहा है। तो क्या इन सब का असर आपके ब्रेन में भी किसी तरीके की डिजीज को लेकर होता है क्या? जी, ब्रेन में डिजीज होने का मुख्यतः कारण ये है कि ये मेनली जो नशा रहता है, इनके जो कंपाउंड है, ये मिडिल वेसल्स को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। मतलब हमारे बॉडी में 3 प्रकार के वेसल्स होते हैं, लार्ज, मिडिल और स्मॉल। तो मिडिल वेसल्स में ये थक्के जमाने में बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं, बहुत ज़्यादा थक्के जमाते हैं। तो मिडिल वेसल जो हमारे ब्रेन में एक सर्कल ऑफ वैलीज बनाते हैं, और यहाँ पे जब ये थक्के ज़्यादा जमने लगते हैं तो हमारा ब्रेन का वो पार्ट काम करना कम कर देता है और इसीलिए स्ट्रोक हो जाता है। ये हुआ इसका बीमारी वाला पार्ट। और जो मैंने आपको बताया कि जो इनके अल्कोलॉइड है जिनसे हमें बहुत अच्छे सेटिस्फेक्शन मिलते हैं, वो तो वहाँ पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि वो ब्लड में बहुत ही बारीकी से मतलब वहाँ रहते हैं, और वो उसमें जाके ब्रेन को हमेशा सेटिस्फेक्शन देते रहते हैं। पर वो इसी तरीके से हमारे ब्रेन को भी डैमेज करते जाते हैं। और भी चीज़ें हैं, इनके कंपाउंड कई बार ब्रेन के एट्रोफी भी कराते हैं। ब्रेन हमारा धीरे धीरे करके छोटा होते जाता है इनके, क्योंकि माइट भी ये हो सकता है कि ब्लड कम मिल रहा है और ब्लड, जी बिल्कुल, स्मोकिंग से, तंबाकू के कई प्रोडक्ट से कई बार क्या होता है कि ब्लड वेसल्स वहाँ पे जब ब्लॉक होने लगती हैं तो ब्रेन को ब्लड कम जाता है। तो धीरे धीरे ब्रेन को लगता है कि मेरे पास ब्लड कम आ रहा है, मेरे पास खाना कम आ रहा है, तो मैं मेरा साइज छोटा कर लूँ, और इस चक्कर में कई बार ब्रेन एट्रोफी भी हमें देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, कितनी गंभीरता है इन सब चीज़ों में, बावजूद उसके आप देखिए कि कितने लोग हैं, मैं कहूँ कि ज़्यादातर लोग तो गलत नहीं होगा कि किसी न किसी तरीके का नशा वो कर रहे हैं और लत के तौर पर कर रहे हैं, जिससे बाहर आना बेहद ज़रूरी है। जब लत लग जाती है डॉक्टर साहब, तब तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक कि घर के लोग परेशान होकर उनको या तो साइकेट्रिस्ट के पास न ले जाएं या सीवियर हो गया है तो डॉक्टर के पास एडमिट ना करें। क्या छोड़ने से भी बड़े एक्सक्यूज देते हैं लोग कि उनको चक्कर आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते हैं और वापस छोड़ने के बाद भी चालू हो जाते हैं? तो क्या वास्तव में छोड़ने से भी नुकसान होता है क्या शरीर को? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, छोड़ने में हमारे मेडिकल में कुछ इसकी 4 से 5 स्टेप बताई गई हैं। सबसे पहला है साइकेट्रिस्ट, तो हमारे पास देखा जाए या डॉक्टर्स की जरूरत तो सबसे लास्ट में पड़नी चाहिए। कोई भी नशा छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले दृढ़ निश्चय लेना चाहिए। जब तक आपका दृढ़ निश्चय नहीं है, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। आप दृढ़ निश्चय लें कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। दूसरा, आपको अपना ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। कई लोग बोलते हैं कि मैं नशा, हम पूछते हैं आप नशा लेते क्यों हैं, तो बोलते हैं सर ऑफिस में बहुत काम रहता है, बहुत अफसरगिरी रहती है, डिप्रेशन आता है। तो आपको इन सब पॉइंट को, कई बार बोलते हैं कि बीवी भी परेशान करती है, तो प्लीज़ बीवी को नहीं छोड़ना है, आपको ट्रिगर पॉइंट को छोड़ना है। ट्रिगर पॉइंट कैसा हुआ कि आपको वो विचार को छोड़ना है जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपकी बीवी परेशान कर रही है, आपके अफसर परेशान कर रहे हैं, आपको जनता परेशान कर रही है। आप उस ट्रिगर पॉइंट को छोड़िए, तो ये दूसरा स्टेप इसमें माना जाता है।
तीसरा चीज़ है कि आप उन सब्सटेंस को जिनको आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिन्हें आप उपयोग कर रहे हैं, जिनका आपको नशा है, उन्हें घर में अपने नज़रों से दूर कर दें, उन्हें अपने घर में रखें ही ना। चौथा, आप अपने ग्रुप को ढूंढें कि जिन ग्रुप में आप ये सब लेते थे उन ग्रुप को हटा दें, उन ग्रुप के साथ कम मिले, उन दोस्तों से कम मिले। पांचवा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिसमें आपको हेल्प मिले छोड़ने के लिए, जैसे सबसे अच्छा योगा, व्यायाम, कोई अच्छा ग्रुप बनाना, कोई अच्छा चैरिटी का काम करना। चैरिटी के काम से आपको कई बार बहुत हैप्पी फील होता है, भले ही आप दिन भर मेहनत करते हैं और चैरिटी करते हैं, तो इन सब से जो हैप्पीनेस आपको मिलती है वो कई बार नशे से बहुत ज़्यादा रहती है, और इन चीज़ों से आप उसको छोड़ सकते हैं। और सबसे लास्ट होता है डिसिप्लिन, कि आपको याद रखना है कि मैंने 4 महीने से नशा नहीं किया है, तो मेरे को डिसिप्लिन होकर उस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। आपको तकलीफ थोड़ी होगी, ये बात सच है कि जब आप नशा छोड़ते हैं, कई लोग बोलते हैं मुझे कब्जियत हो रही है सर, मोशन अच्छे से पास नहीं होता है, सर घूमता है, हेडेक होता है। कई बार तो लोग मुझे आके बोलते हैं सर मेरा बीपी पहले नॉर्मल था, अभी बीपी मेरा थोड़ा बढ़ गया है। ऐसा होता नहीं है, पर उनको लगता है सर दर्द में पीछे घूम रहा है, आंखों में धुंधला भी दिखता है, ऐसी कई बार कंप्लेंट करते हैं। पर आपको इनसे फाइट करना पड़ेगा। इनमें कई बार हो सकता है कुछ सिम्टम भी हो, तो एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये आते हैं, हम उसी समय ब्लड प्रेशर नाप लेते हैं। कई बार लगता है कि बहुत धुंधला दिख रहा है, ये बोल रहे हैं, तो ऑप्थेल रिव्यू करा लेते हैं कि आंखों में कोई परेशानी तो नहीं है। उन्हें बता देते हैं कि नशे छोड़ने के कारण है, ये आप छोड़ के रखेंगे तो 1-2 महीना रहेगा, फिर बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसे हार्मोन सिक्रीट करेगी जिनसे आप इस चीज़ों से फाइट कर पाएंगे और ये चीज़ें आराम से चली जाएंगी। सत्यनारायण जुड़ चुके हैं टीकमगढ़ से। था सत्यनारायण जी, स्वागत है आपका, बोले क्या सवाल है? मैं टीकमगढ़ MP से बोल रहा हूँ, सत्यनारायण मैडम। हाँ जी, बोले। मेरी समस्या है थोड़ी, वो गुरुजी से बात करना थी, टीवी पर नंबर आया था, 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, आज लगा फोन। अच्छा, किससे बात करना है? हम डॉक्टर साहब से बात करवा सकते हैं। अगर आप पंडित का शो सोच कर लगाए हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमने पंडित जी को सोच के लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा, क्योंकि नशे की आदत छुड़वाने के लिए हमारी ये मुहिम है जिसके तहत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब लत की हम बात करते हैं, धीरे धीरे करके ये लत लगती है, और शायद लोग एक्सक्यूज भी यही देते हैं कि भाई एक साथ नहीं छूटेगी, धीरे धीरे करके ये छूटेगी। तो क्या छोटे छोटे ऐसे हमको विल पावर या दृढ़ संकल्प के लिए कुछ छोटे छोटे से संकल्प लेकर हम करना चाहिए? कैसे टिप्स दीजिए, क्योंकि हो सकता है एक साथ झटके से कोई व्यक्ति को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो किस तरीके से सजेशन आप देंगे? जी, ये बिल्कुल अच्छा सुझाव है आपका भी, और सही में यही तरीके से थोड़ा फॉलो भी करना चाहिए। वैसे तो मैं एक बार बोल सकता हूँ कि अगर छोटा मोटा नशा है और अभी का है, 1-2 साल का ही है, तो आप झटके से भी उसे छोड़ सकते हैं। पर अगर कोई नशा आपका कई सालों से है, 10-10 साल से है, तो आपको उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। जैसे आप पहले दिन में 2 पाउच लें, फिर उसको 1.5 में आए, 1 महीना फिर 1 पे आए, और फिर 1 महीने बाद आधा कर दें। कई बार तो मैंने देखा है कि अभी मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसकी वाइफ उसके लिए उपवास रखती थी कि सर ये तो छोड़ नहीं रहे हैं, मैंने सोचा है कि मैं 2 दिन उपवास रखूंगी, एटलीस्ट उस दिन ये नहीं खाएंगे। तो सही में उसके पति ने बोला कि यार सर मैं बाकी दिन ले लेता हूँ, वो मंगलवार और शुक्रवार का उपवास रख रही है, तो मैं मंगलवार और शुक्रवार को तो नहीं ले रहा हूँ। तो इसी टाइप के छोटे छोटे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे धीरे धीरे ये छूटता है। यानी ये तो दिख रहा है कि वो भी छोड़ना चाह रहा है, और उसमें उसकी वाइफ, उसकी पूरी फैमिली उसको हेल्प कर रही है। अच्छा, फैमिली का सपोर्ट देखिए डॉक्टर साहब, कितनी अलग ये चीज है। चूंकि व्यक्ति नशे की लत में धीरे धीरे जा रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसका जो बातचीत करने का तरीका है वो बदल रहा है, और साथ साथ घर वालों का नजरिया उसके प्रति नेगेटिव हो जाता है। कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता कि उनके घर में इस तरीके का नशा हो। विपिन रायपुर से जुड़ चुके हैं। विपिन, स्वागत है, पूछिए सवाल। हाँ डॉक्टर, नमस्कार जी। नमस्कार, बोले। मैं सिगरेट पीता था लगभग 30 साल तक, चैन से स्मोकर था, और मेरे को सिगरेट छोड़े 2014 से मैं छोड़ा हूँ, लगभग 7.5 साल हो गए। अच्छी बात है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, कोई जांच कराना चाहिए क्या शरीर की मेरे को? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका विपिन जी। आप ना एक लो डोज CT स्कैन करा सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि CT स्कैन में कई बार रेडिएशन ज़्यादा देते हैं, तो एक नॉर्मल CT होता है, लो डोज CT स्कैन। इसमें आप साल में 1 बार करा सकते हैं, क्योंकि मेनली सिगरेट से फेफड़ों का कैंसर होता है, और मुंह का जांच, जो मुंह के कैंसर होते हैं उनकी जांच साल में 1 बार करवा सकते हैं, और उसमें कोई जांच नहीं लगती। एक बार कोई कैंसर सर्जन के पास आके साल में 1 बार दिखा दें कि मुंह में कुछ हो तो नहीं रहा है। तो CT स्कैन में कोई भी छोटा मोटा नोड्यूल अगर हमको दिखेगा तो हम उसकी जांचें करते हैं, यही आपके लिए स्क्रीनिंग में काम आएगा। और आज से 7.5 साल आपको हो चुके हैं,
ये मान के चलिए आपके और 7.5 साल अगर अच्छे से निकल जाते हैं सब, तो आप नॉर्मल रिस्क फैक्टर में आ जाएंगे 15 साल के अंदर ही। जी। कितनी चुनौती रहती है नशे को करने और छोड़ने के बाद भी। रमेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ में महू से। रमेश, स्वागत है, पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं मतलब स्मोकिंग करता था पहले, तो अभी मैंने बीच में एक मेडिसिन ली थी, उससे 4 साल छोड़ दी थी जी। लेकिन अभी कोई दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में जाता था तो फिर बीच बीच में और पीने लग गया, तो अभी नहीं छूट रही है। अच्छा जी रमेश जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैंने इससे पहले ही आपको बताया था इनके स्टेप्स होते हैं। लास्ट वाला स्टेप जो कहलाता है वो डिसिप्लिन कहलाता है। आपने देखिए इतने समय तक उसको छोड़ा, ये आपका दृढ़ निश्चय ही था जिस कारण से वो छूटा था। अब यही दृढ़ निश्चय आपको अभी लाना होगा, सिगरेट को भी छोड़ने के लिए और उन दोस्तों को भी छोड़ने के लिए। या तो आप उनसे उस समय मिले कि जब वो ये सब चीज़ें नहीं करते, उनके वाइफ के साथ, उनके वाइफ हैं जब साथ में, उनके बच्चे हैं जब साथ में, जब आप उनसे, आपकी अगर दोस्ती बहुत अच्छी है तो उसी समय मिलें। तो वो हो सकता है उस समय ये सब नहीं करेंगे तो आपको भी ऑफर नहीं करेंगे, और इसी तरीके से आपको इसको छोड़ना होगा। और आपने छोड़ा है, इसे जल्द से जल्द छोड़िए, नहीं तो सही में इनके सीक्वेंसेस बहुत खराब होते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, इनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो दोस्त सिगरेट पीने के लिए मजबूर करते हैं, अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये दोस्त, कोई भी दोस्त साथ देने के लिए खड़ा होता है। वहां पर परिवार वाले को ही सफर करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपना परिवार देखिए, उसके बाद दोस्ती यारी में इस तरीके की आदतों को आगे बढ़ाइए। एक अहम चीज डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँ कि ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति की हम बात करते हैं, लेकिन जो लोग लगातार इस नशे की लत में होते हैं उनका विल पावर कमजोर होता है, वो खुद से ये नहीं छोड़ पाते हैं। तो क्या एज ए डॉक्टर कोई मेडिसिन इनको हेल्प करती है या किसी तरीके की दवाइयां क्या इनको दी जाती हैं इसके लिए? इनमें ना, जैसे मैंने आपको बताया, नशे में मुख्यतः जो कंपाउंड है वो निकोटीन होता है, और जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक खुद स्वयं से नहीं होता है। तो इनकी कुछ च्युइंगम आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, इनके पैचेज आते हैं। पैचेज यानी आप अपने कंधे पे लगा दे, चमड़ी पे लगा दे, और वो स्लोली निकोटीन को रिलीज करता रहता है। अच्छा। और इनको आप जब निकोटीन मिलता रहता है तो आपको इसकी जरूरत कम महसूस होती है और आप इसको छोड़ पाते। पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा, दवाइयाँ एक तरफ हैं, आपका दृढ़ निश्चय इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। दृढ़ निश्चय रहेगा तभी ये सब चीजें काम करेंगी। जो पहले जिस तरीके से, क्योंकि सिर्फ निकोटीन के साथ में कुछ और भी कंपाउंड उनमें रहते हैं अल्कोलाइड, जिनका हमको कभी कभी एडिक्शन रहता है, और वो अलग अलग लोगों में अलग अलग ट्रिगर पॉइंट होता है। तो इसीलिए निकोटीन की ये च्युइंगम यूज करें, ये सब यूज करें, और इसके साथ में दृढ़ निश्चय रखें, व्यायाम करें, योगा करें, इनसे आप आसानी से उसे छोड़ पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि एक दर्शक ने भी सवाल किया था, जो लोग मान लीजिए जिनकी अभी लत लगी हुई है गुटखे की, सिगरेट की, शराब की, और अभी छूटी नहीं है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि इसका नुकसान हमारे शरीर पे हुआ तो नहीं, तो क्या उन्हें रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए? एक रूटीन जांच की तरफ भी जाना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं जरूर कहूँगा ये करवाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर हम 5 साल से ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो हमें एक लो डोज सिटी स्कैन हमारे फेफड़ों का कराना चाहिए, जो साल में 1 बार कराएं। अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो 2-2 साल के गैप में हम उसको करवा सकते हैं। मुंह के कैंसरों के लिए हम मुंह का एग्जामिनेशन एक डॉक्टर से करवा सकते हैं, वो पूरा वो सिंपल टॉर्च और ग्लव से करता है, उसमें कोई और रेडिएशन है कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेट में अगर कभी कभी हमें जैसा लगता है पैनक्रियास का कैंसर स्मोकिंग वालों में होता है, तो हम उसके लिए USG सोनोग्राफी करवा सकते हैं, जिसका कोई हमें साइड इफेक्ट नहीं रहता है। जी चलिए, तो इन जांचों की जरूरत ही ना पड़े आप लोगों को। बेहतर है कि इस नशे से अपने आप को मुक्त कर लें, और यही जागरूकता फैलाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। बहुत अहम जानकारी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।